नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, पिछले क्लास तक हम लोग सहायक शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में जो गणित के प्रश्न आए थे उसको कवर कर रहे थे और 85 नंबर के प्रश्न तक कवर कर चुके थे। आज 86 नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन किस प्रकार से होने वाला है। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिखेगा 86 नंबर का, वो एक्चुअल में रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ गया, ये क्या लिखा है ये कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ समकोण पर होती हैं। तो इसका सीधा सा आंसर 44 है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। जब आप रीजनिंग को पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलता है वहाँ पे कि एक दिन में कितने बार समकोण बनाती है घड़ी की सुइयाँ। तो 44 बार अर्थात 44th टाइम्स एक दूसरे के समकोण पर होती है। मतलब दोनों सुइयों, मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो कैसे होता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब दिन बोलने का अर्थ ये नहीं है कि सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। दिन मतलब कि पूरा का पूरा कितना घंटा, 24 घंटे के लिए आता है वो। ठीक है, पूरे के पूरे कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, दिन और रात मिला के। अब आप जैसे कि मान लो ये रात का 12 बजे है और ध्यान दीजिएगा ये कौन सी सुई है, ये है मिनट वाली सुई रेड वाला, और ये क्या है, घंटे वाली सुई। तो जब 90 डिग्री बनाएगा तो जैसे 12 से 1 बजना है तो मिनट वाली सुई थोड़ा आगे जाएगा और उससे कम स्पीड में जाएगा घंटे वाली सुई। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिखेगा आपको, 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। तो 12 से 1 में जब मिनट की सुई आगे है तब 90 डिग्री का एंगल। अब वैसे ही फिर 1 बजने को जैसे रहेगा तो यहाँ मिनट का सुई कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या दिखेगा आपको, एक 90 डिग्री का एंगल। तो क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि हर 1 घंटे में 2 बार क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो टोटल कितने घंटे, 24 घंटे। तो 24 गुनी कितना होना चाहिए, 48 घंटे। 24 गुनी कितना होना चाहिए, 48 बार क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री अर्थात समकोण पर होने चाहिए दोनों सुइयाँ। लेकिन 48 बार नहीं रहता है, वो रहता है 44 बार। कैसे, आपको पता है कि हर 1 घंटे में कितने बार होता है, 2 बार। लेकिन यहाँ से 2 और 4 में जब जाओगे तो ये 2 और 4 के बीच में, और वैसे ही 8 से 10 के बीच में आपके पास सिर्फ और सिर्फ तो टोटल कितना प्राप्त होना चाहिए, 4 बार प्राप्त होना चाहिए ना समकोण। लेकिन यहाँ पे प्राप्त होता है आपको 3 बार। 2 घंटे के अंतराल में कितने बार, 3 बार। इधर 2 घंटे के अंतराल में 3 बार समकोण। कैसे होता है, 2, अभी ये क्या बजा है, 2 बजा है। ठीक है, 2 बजा है। अब मिनट की सुई आगे जाएगा, ठीक है, घंटे की सुई को क्रॉस कर लेगा तो एक बार कहीं पे बनेगा आपका 90 डिग्री और एक बार बनेगा ठीक बनेगा 3 बजे। अब 2 से 3 के बीच में कितने बार बना, 1 बार। वैसे 3 से 4 के बीच में बन रहा है, 1 बार बनेगा। ठीक है, और 3 बजे बन रहा है 1 बार। तो वैसे इधर भी आओगे तो 8 से 9 के बीच में 1 बार, 9 से 10 के बीच में 1 बार, और ठीक 9 बजे बनेगा। ये ठीक क्या हो गया, 9 बज गया ना ये, तो 9 बजे क्या बना आपका, 90 डिग्री बना है। तो 3 बार मिला आपको किसके अंतराल में, 8 से लेके 10 और 2 से लेके 4। तो आपके पास क्या क्या बच गया, 12 से 1 घंटा। ठीक है, ये 1 और ये 2। फिर क्या है अपने पास, इसको टोटल को 2 घंटे के अंतराल को कितने बार बोल लो, टोटल 3 और 4। ठीक है, 2 घंटे का अंतराल में कितने बार बन रहा है आपके पास, 3 बार यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कितने बार बनेगा, 2 बार समकोण। इनके बीच में कितने बार बनेगा, 2 बार समकोण। और वैसे ही इधर भी बनेगा आपका 3 बार समकोण, 8 से लेकर 10 के बीच में। 10 से 11 में 2 बनेगा, फिर यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पर भी 2 बार। 4 से 5 बजे के बीच में भी 2 बार समकोण बनेंगे। अब आप इसको अगर जोड़ने जाओगे तो ये तो 12 घंटे का अंतराल है, ये आपका आएगा 22। देखिए, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 3 22। ये तो हुआ 12 घंटे में। 24 घंटे में करना है तो 22 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 44। क्यों हुआ इसका कारण मैं बताया, 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा, 4 बार ना बन के कितने बार बनेगा, 3 बार बनता है समकोण।
ठीक है। अब इतना डीप में बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं था इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो फिर इसको डीप में बताया। आप वहाँ पे सॉल्व करने बैठो तो खटाक से आंसर आएगा। अगर आप रीजनिंग पढ़े हुए हो और इस क्वेश्चन को, ये पूरा लिखा हुआ क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे रीजनिंग का कोई भी बुक पढ़ते हो उसमें आगे के प्रश्न में देखते हैं 87 नंबर का गणित वगैरह का प्रश्न। इसके बाद क्या है अपने पास 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का लंबाई कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक वर्ग है, ये अपने पास क्या हो गया, एक वर्ग है, इसके विकर्ण, तो ये विकर्ण की लंबाई को आपको क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग में जानते हो आप चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब मैं पढ़ाने के टाइम ये भी बताया कि डायरेक्ट याद रखो कि हर जगह क्या होता है, समकोण तो बनता है। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आधार लंबाई मतलब कि आधार और लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। तो जब आधार और लंब जब समान परिमाप के रहते हैं, जैसे ए है, तो आपका कर्ण क्या आने वाला है √2a। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको ला सकते हो। कैसे कर सकते हो, √2a, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a b विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा √2a, और √2a के बराबर ही आपको क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास क्या आंसर बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये a = क्या बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई √2। या तो आप इसको ऐसे ही लिखे रहो, या तो कैसे कर सकते हो इसको 10 × 2 डिवाइडेड बाई √2। अब और 2 को लिखा जा सकता है 10 × 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है √2। तो ये कैंसल आउट हो गया, एक √2 आपके पास बच गया 10 √2 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, a का मान। तो भुजा का लंबाई आपको मिल चुका है। आपको प्रश्न में पूछा गया है, परिमाप के बारे में पूछा गया है। अब परिमाप मैं जानता हूँ क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ a। यहाँ पे आपको मिल गया a का वैल्यू, तो 4 × 10 √2 आपको दे देगा 40 √2 सेंटीमीटर। 40 √2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 89वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है तथा परिमाप क्या दिया गया है आपको 156 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। फिर से इसको अनुपात का क्वेश्चन है, साथ साथ में आपको क्या इसमें घुसा के दे दिया, त्रिभुज को घुसा के दे दिया है। तो प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, कौन से नंबर का प्रश्न है अपने पास 89। अनुपात क्या दिया है अपने को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अपने पास क्या है, एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं का अनुपात कुछ इस प्रकार से 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4। अपने को क्या दिया गया है प्रश्न में, परिमाप दिया गया है, परिमाप a b c मतलब AB + BC + CA परिमाप दिया गया। तो परिमाप कितना दिया गया है अपने को, पेरीमीटर 156 सेंटीमीटर। अब अपने को बड़ी भुजा का मान बताना है, तो बड़ी भुजा का मान बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, इसको एक सरल अनुपात में चेंज कर लीजिए। सरल अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, तो सरल अनुपात में आप हर में जो संख्याएं हैं उनका क्या कर लो, एलसीएम लो, उस एलसीएम को इस पूरे अनुपात में गुना कर दीजिए। अनुपात में किसी संख्या का गुना किया जा सकता है या फिर वहाँ से कोई भी संख्या को कॉमन निकाला जा सकता है। तो जैसे कि 2, 3, 4 का अनुपात क्या एलसीएम क्या आने वाला है 12, तो ये हो जाएगा 12 × 1/2 अनुपात 12 × 1/3 अनुपात 12 × 1/4। सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12, ठीक, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो क्या होगा 6:4:3। तो ये हो गया आपके लिए भुजाओं का सरल अनुपात मिल गया कि पहली भुजा मान लो AB पहली भुजा है, तो फिर पहली भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर या फिर और तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर 4, 6 होंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर
6 4 3 में आप किसी का भी गुणन कर लो, 2 6 12, तो पहला 12, 2 चौक 8, दूसरा 8, 2 तिया 6, तीसरा भुजा 6। तो यहाँ पर आपके पास x मानकर हर एक भुजा को आप बोल सकते हो कि उसका मान क्या है। तो 6x बोलूँगा मैं पहली भुजा को, दूसरी भुजा को क्या बोल सकता हूँ 4x प्लस, और तीसरी भुजा को मैं बोल सकता हूँ 3x। अब परिमाप बोला जा रहा है तो ये हो गया 6x 4x और ये 3x। परिमाप मतलब कि इनका सभी का जोड़ कितना आ रहा है 6 4 10, 10 3 13x, और ये तो मिल गया आपको परिमाप। प्रश्न में आपको दिया गया है परिमाप का वैल्यू क्या है, तो 13x बराबर ही क्या हो जाएगा आपका 156, क्योंकि ये परिमाप का मान और परिमाप का मान आपको पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ से अपने पास कितना निकल जाएगा आंसर 13, उस पर जाएगा तो बटे में चले जाएगा 156 के, यहाँ से आएगा अपने पास 13 कम 13 और 13 दूनी 26, तो x का मान मिल गया आपको 12। सबसे बड़ी भुजा, ध्यान से देखिए, जिसका अनुपात में जो वैल्यू बड़ा रहेगा वही तो सबसे बड़ी भुजा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है 6 वाला मतलब कौन सा है AB है, तो 6 वाली भुजा को आप क्या बोले हो 6x, तो x का वैल्यू तो 12 है, इसलिए 6x क्या हो जाएगा 6 × 12, 6 × 12 मतलब कि 72 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली भुजा का मान कितना है 72 सेंटीमीटर। इतना सारा चीज़ मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर मैथ्स आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उस स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताने लग गया तो कई लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज मेरे को सॉल्व करना पड़ता है। मैं अगर एग्ज़ाम में रहूँगा तो मैं बिल्कुल ये सब चीज़ों को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा डायरेक्ट इस चीज़ को, और इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 12 का क्या है एलसीएम है, तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 दूनी 4 तिया 12 ऐसे करके आएगा, तो डायरेक्ट मैं क्या पा जाता 6 4 3 पा जाता। 6 4 3 को मैं जोड़ दिया, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का मान किसके बराबर दिया गया 156, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास 12। आप बड़ी भुजा को क्या निकाल के बैठे हो 6 यूनिट, तो 12 यूनिट 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर का गुना कर दोगे किसके साथ 6 यूनिट के साथ, आपको बड़ी भुजा का मान मिल जाएगा। ये सिर्फ आपका कम रूप से पेन चलाए से हो सकता है, ठीक है। 90 क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है, 90 नंबर क्या बोला गया, x का 10%, x का 10% किसके बराबर है y का 20%, डायरेक्ट कैंसल आउट हो गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब आपको प्रश्न में वो बोला क्या है उस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे गलती होने का चांसेस यहाँ पे सिर्फ उसी कारण है कि आप x अनुपात y का वैल्यू बता रहे हो कि y अनुपात x का। अब प्रश्न में आपको पूछा x अनुपात y, x अनुपात y मतलब कि आपको क्या करने की ज़रूरत है x बटे y करने की ज़रूरत है। इधर x × 1 चल रहा है, x × 1 इक्वल्स टू y × 2, तो x डिवाइडेड बाई y इधर आएगा तो उधर क्या बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कि 2:1, तो x रेशियो y आपका क्या बन जाएगा आंसर 2:1, और आप गलती से उसको y डिवाइडेड बाई x बनाकर आते हो, यही इस प्रश्न में गलती होता है, बाकी और कुछ गलती नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन, 91 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:125 है, तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलना चाहिए था उसको, उनकी सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ज़बरदस्ती का वहाँ पे लिखा गया है भुजा। तो ये कैसे बनने वाला है, आपको क्या दिया गया है, दो घन दिए गए हैं, ये क्या हो गए 2 घन हो गए, ये एक घन हो गया, अब सेम ऐसे ही क्या रहेगा आपके पास दूसरा घन भी रहेगा, ये हो गया आपका दूसरा घन। अब एक घन का आयतन कितना बोल रहा है, एक घन का आयतन बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न में 8, और आयतन बोला जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको बोल रहा है 8 यूनिट और इसको बोल रहा है 125 यूनिट। अब आयतन बोला गया है तो आप इसको
8x और 125x नहीं करोगे, ये आयतन है इसलिए x क्यूब ले लो इसको, तो 8x क्यूब और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है 125x क्यूब। आयतन का अनुपात क्या चीज़ है 8x क्यूब डिवाइडेड बाई ये पहला वाला घन और ये दूसरा वाला घन, तो 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 125x क्यूब, आखिर ये कैंसल आउट होंगे, आपको क्या देंगे 2 बटे इसको कितना 8 बटे 125, तो अपने पास कितना आ गया 8 बटे 125। तो ये तो अनुपात, ये तो प्रश्न में ही दिया था अपने को क्या निकालना है, ध्यान दीजिए ये किसका अनुपात है, आयतन का अनुपात। अब इसके भुजा को मैं मानता हूँ A1, इसके भुजाओं को मैं मानता हूँ A2, A2 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 सब जगह, यहाँ पे A1 है तो ये किसके बराबर होगा A1 का क्यूब डिवाइडेड बाई A2 का क्यूब। क्यों ऐसे कर रहा हूँ, A1 का क्यूब मतलब कि पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन का रेशियो क्या है आपके पास 8 बटे 125। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये क्या होगा A1 डिवाइडेड बाई A2 टू दी पावर 3। अब ये 3 छलांग मारेगा इस तरफ तो इन लोगों को क्या कर लेगा क्यूब रूट के रूप में टोपी पहनाएगा, या फिर क्या किया जा सकता है इसको 8 को क्या लिख लो 2 क्यूब, 125 को क्या लिख लो 5 क्यूब। 125 5 का क्या होता है क्यूब होता है, इसके इक्वल क्या आ रहा है आपके पास A1 डिवाइडेड बाई A2 टू दी पावर 3। यहाँ से 2 बटे 5 का घात 3 हो जाएगा, 2 बटे 5 का घात 3 और इसके बराबर होगा A1 बटे A2 का घात 3। ये कैंसल आउट हो गया इससे, ठीक है। कैंसल आउट नहीं किया जाता, तुलना किया जाता है। घातांक अगर समान है और बराबर की स्थिति में है तो आधार भी क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं। तो A1 का वैल्यू मिल गया आपको 2 यूनिट और A2 का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा फिर 5 यूनिट। ये तो हो गया A1 और A2 का वैल्यू। अब आपको प्रश्न में पूछा गया है कि सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के सतह का क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक है। सभी तरफ से समान भुजाओं का मान कितना होता है समान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा पहले का अनुपात 6a1² डिवाइडेड बाई 6a2²। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं था, आपका 8 बटे 125 है तो ये आपका क्या कर दो इसको क्यूब रूट निकाल दो पहले डायरेक्ट, यही ना इसी को शॉर्ट ट्रिक बना के दे देते हैं। फिर ये 2 बाई क्या आएगा आपका 5, 2 बाई 5 का आप क्या कर दीजिए सतह का क्षेत्रफल चाहिए तो 2 बाई 5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। तो वही आखिर मैं करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा लास्ट में 2 बाई 5 का स्क्वायर ही आने वाला है। 6a1² मतलब कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया इससे। फिर आपके पास क्या बच गया 2 बटे 5 का घात 2 या फिर 2² बाई 5², आपकी इच्छा जैसे भी करना है। तो ये क्या हो गया, आखिर लास्ट में आंसर क्या आया आपका कि आपको अगर आयतनों का अनुपात शॉर्ट ट्रिक ना, आप देखो यही शॉर्ट ट्रिक है। अब ये विशेष प्रश्न के लिए आप इसको रटने बैठोगे, फिर शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आपका बेसिक से ही शॉर्ट ट्रिक डेवलप होता है। ध्यान दीजिए बेसिक से मैं पढ़ाते गया हूँ और लास्ट में आया हूँ तो वही शॉर्ट ट्रिक बन गया कि आपको किसी 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया गया और आपको पूछा गया सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको आयतनों का अनुपात दिया है उसका क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट निकालने के बाद उस क्यूब रूट का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब फटाक से आंसर देखिएगा कैसे, ये तो अपना आंसर आ गया 4 बटे 5। अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे बताया जाएगा कि क्या कीजिए क्यूब रूट निकालिए किसका, आपको दिया गया था 8 बटे 125, तो 8 बटे 125 का क्या निकालिए क्यूब रूट निकालिए। अब इसको क्या कर डालिए स्क्वायर कर डालिए, है ना, इसको स्क्वायर कर डालिए, खटाक से आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये 8 बटे 125 क्या था आयतनों का अनुपात था, तो वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 2, बस इतना कर दिया रहेगा और आपको शॉर्ट ट्रिक है करके इसको फिर समझाया जाएगा। उसको शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है, बेसिक हमेशा काम आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से करूं तो क्या होने वाला है, ये क्यूब रूट है मतलब कि 1/3 आएगा, 1/3 आएगा इसके घात में, तो ये क्या बन जाएगा आपका v1 डिवाइडेड बाई v2 टू दी पावर 1/3 और इसके भी घात में क्या जाने वाला है 2। तो अपने पास फिर क्या बनने वाला है v1/v2 क्या है 8/125, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 125 टू दी पावर क्या चल रहा है 1/3। 1/3 का गुना कर दो, 2 से घात के ऊपर घात क्या होता है गुना होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 2/3। अब ये भी क्या है 8 बटे 125,
को लिख सकते हो आप 2/5, 2/5 का घात 3, 2/5 का घात 3, इसको लिखा जा सकता है 2/5 का घात 3 और इसके टोटल के घात में क्या चल रहा है 2/3। अब फिर वही बात 3 का गुना हो जाएगा 2/3 से, 3 और 3 कैंसल आउट हो गए, आपके पास बच गया 2/5 का घात 2, 2/5 का घात 2 मतलब 4/25, 4/25 मतलब कि 4:25 आपके प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन, एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी। प्रश्न में अपने को क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि रेट कितना है 5%। ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन 92 नंबर का, अपने पास रेट क्या दिया गया है 5%, साधारण ब्याज दिया गया 4 साल के लिए निवेश करने पर, समय कितना है अपने पास 4 साल, फिर है 504 रुपये प्राप्त होते हैं। अब 504 रुपये क्या हो रहा है आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब कि वो मूलधन नहीं है, वो क्या है मिश्र धन है। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू है 504 रुपये। फिर है यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज, अब क्या कर दिया गया, ये R1 का मान था, ये R2 का मान, अगर उसी राशि को, अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, आप मूलधन निकालोगे, उसी राशि को मतलब यहाँ से आप निकाल लिए मूलधन, मूलधन को ही क्या करना है 10% के दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष के लिए, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 मतलब कि 5/2 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष ना के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी। तो अभी क्या किया मैं, ये A लिखा हुआ है, ये A1 बोल सकते हो, ये T1 बोल सकते हो, यहाँ पे T2 है, आपको निकालना है A2 का वैल्यू कि A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहला काम यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको, P का वैल्यू। अब आप क्या जानते हो, इससे सॉल्व कर रहा हूँ, A इक्वल्स टू क्या होता है P प्लस SI। अब SI A का वैल्यू कितना है 504। अब यहाँ से क्या किया जाए P प्लस SI मतलब कि PRT/100। अब यहाँ से भी P क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो इससे P इंटू 1 प्लस RT/100, या फिर और आगे सॉल्व करोगे इसको तो P इंटू 100 प्लस RT/100। ठीक, इतना सा बात। अब अपने पास क्या है, या तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ क्या रखिए P इंटू 1 प्लस RT/100, तो भी सॉल्व होगा सब चीज़ें। आगे क्या आएगा 504 बराबर P इंटू R का वैल्यू कितना है, R1 T1 है ना, ये यहाँ से निकाल रहे हो, तो R का वैल्यू 5, T का वैल्यू कितना है 4, डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 100। इससे पहले क्या है अपने पास 1 प्लस करके, तो अपने पास इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 1/5, 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 आपको दे देगा 6/5। तो P इंटू 6/5 किसके इक्वल हो जाएगा 504 के। यहाँ से P इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/6 गुना 504। सॉल्व कीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 से भाग दे रहा हूँ 50 को, है ना, 6 8 48 और 6 चौक 24। ठीक, तो 84 का गुना 5 से कीजिए, 5 चौक 20, 5 8 40, 40 और 2 42। तो ये हो गया आपके P का मान। P का मान कितना है 420 रुपये। अब इस 420 रुपये को ही क्या करना है आपको 10% की दर से, 10% की दर से कितने साल 5/2 साल अर्थात 2.5 वर्ष के लिए आपको मिश्र धन निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला लगाओ, क्या चीज़ है PRT, P देखो लास्ट में यही पाओगे P इंटू 1 प्लस R1 T1 डिवाइड बाई 100 है, तो R1 T1 के जगह R2 T2 रहेगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास डायरेक्ट फार्मूला A2 इक्वल्स टू P तो वही रहेगा, यहाँ पर जो मूलधन है वो यहाँ पर भी मूलधन है, तो P इंटू 1 प्लस R2 T2 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कीजिए, P का वैल्यू कितना आया है 420, तो यहाँ पर 420 इंटू 1 प्लस R2 का वैल्यू 10, T2 का वैल्यू 5/2, तो 10 गुना 5/2 टोटल का बटे क्या है 100। फिर सॉल्व कीजिए, 420 इंटू यहाँ से 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, 25 चौक 100 मतलब कि 1/4 आया। पूरा का पूरा सॉल्व करने से यहाँ पे क्या आया 1/4।
1/4 यहाँ पे +1 है तो कितना आ जाएगा आपके पास 5/4। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 पंचे 20, मतलब 105 यहाँ पे आया गुना 5, 105 गुना 5 आपको क्या दे देगा 525। तो A2 का मान आपको मिल गया। प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितना वृद्धि हो रहा है, तो कहाँ तक वृद्धि हो रहा है 525, 504 रुपये क्या बन गया 525। अगले क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे सॉल्व करना, आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। आपको मॉडल आंसर तुरंत कहीं से अभी व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको अप्रोच कैसे करना है, उस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।